हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रारंभिक कथन कब और कैसे, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि आगे हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आज का जो हमारा क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब व्यापार से साम्राज्य तक, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और ये क्लास लंबी हो सकती है। आप देख सकते हो 17 पेजेस में है, डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न स्टेटमेंट वाले आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो कल मैंने आपको बताया था ना, जेम्स मिल वाला क्लास 7 की कल ही के चैप्टर से वो प्रश्न पूछा था ना कि 3 खंडों में विभाजित है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि यस, सीटेट ने तो इसको कई बार पूछा हुआ है। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी है ना, प्लीज, क्लास भी ऊपर थंबनेल पे रहता है, चैप्टर भी लिखा रहता है 1 बाय 1, तो आप प्लीज उसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का भी टारगेट है तो कम से कम 200 के ऊपर बढ़िए। आप लोग तो 200 ही लाइक्स करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है 500 लाइक्स आज तो कर देना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मुगल बादशाहों में औरंगजेब जो है आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ये तो हमने कई बार पढ़ा है, बट बाद में बहुत बुरी तरीके से इसके भी साम्राज्य का पतन हो जाता है। और उन्होंने, आप देखिए, वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें जो है कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। तो आपने देखा कि जिस तरीके से औरंगजेब एक बहुत ही पावरफुल जो है बादशाह था, और उसने बहुत ही बड़े बड़े जो हिस्से हैं भारत के, उस पर कंट्रोल किया। बट जैसे उसकी मृत्यु हुई, आपको पता ही है, जब एक बहुत ही पावरफुल इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से जो छोटे मोटे जो सूबेदार होते हैं, जमींदार होते हैं, वो अपना पावर दिखाने लगते हैं और क्या करते हैं, अपना जो है पकड़ बनाने लगते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ताकतवर लोग दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली जो है ज़्यादा समय तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका, क्योंकि एक रहेगा तब तो भाई रहेगा ना। अब यहाँ पे तो हर ही सब जमींदार, सब सूबेदार ही अपने आप को ताकतवर बनाने लगे। उसके बाद से 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। ठीक है, तो इसी अध्याय में हम देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको पता है कि राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों मतलब 18वीं सदी तक अंग्रेज जो है एक नई ताकत के रूप में जो है उभरने लगा था। बट स्टार्टिंग में ना वो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी जो कि भारत में आया था, और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था यहाँ के इलाकों पे कब्जा करने में। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस पूरे विशाल साम्राज्य से कंपनी तक का सफर उसने तय कर लिया, तो वो देखने वाले हैं। चलिए एक फोटो देखिए, यहाँ पर यह फोटो देख सकते हैं। ये जो है कैप्टन हडसन है, आप देख रहे हैं सामने खड़ा हुआ है, और ये है बहादुर शाह जफर। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। और ये है कैप्टन हडसन। तो इसने क्या किया है, बहादुर शाह जफर को और उनके बेटों को, आप ये देखिए, गिरफ्तार कर लिया है। आपको पता है कि अंग्रेज के बाद जो है कोई भी मुगल बादशाह इतना जो है ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने क्या किया, बेचारे इनको, मुगल बादशाह जफर को ही बोल दिया ये हमारे नेता हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। इनके लड़कों को अंधा कर दिया गया, और क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति में ना कोई नेता है कोई था ही नहीं, तो इन लोगों ने कहा चलो भाई, बहादुर शाह जफर हैं, ये इकलौते बचे हुए हैं, तो इन्हीं को बना देते हैं अपना नेता। तो जब विद्रोह कुचल गया, तो कंपनी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इनको बोला कि भाई तुमको देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचला, फिर इनको बोला कि तुमको देश को छोड़ना पड़ेगा, और उनके बेटे को जो है जफर के सामने ही मार डाला एक पनिशमेंट के तौर पर। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश 1857 में किसको जो है अपना नेता माना था, तो ये है बहादुर शाह जफर को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज स्टार्टिंग में तो उतने पावरफुल नहीं थे, तो आखिर में वो व्यापार से साम्राज्य तक अपनी कंपनी कैसे स्थापित कर लिए। तो वो आज काफी इंटरेस्टिंग है, और आप इसको कहानी की तरह देखो कि पास्ट में कैसे चीजें हुई हैं। ठीक है, ये हमारा एक इतिहास है जिसे आपको अच्छे से समझना है, याद नहीं करना है, समझना है। ठीक है, देखो, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना 1600 में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। ठीक है, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी से, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे मतलब परमिशन मिल गई का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। केवल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी होड़, कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता है इंग्लैंड की ओर से। इस चार्टर के सहारे कंपनी जो है समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। तो ये जो आपने ऊपर देखा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से जो है चार्टर अर्थात वो इजाजतनामा हासिल किया है, उसका कितने फायदे हैं। एक तो कोई इनसे होड़ नहीं करेगा, दूसरा ये उसके सहारे जो है कंपनी अपना समुद्र पार ले जाकर अपने नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उनको यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भी कोई भय नहीं था। ठीक है, उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तब भी वे सस्ती चीजें खरीदकर उनको ज्यादा कीमत पर बेच सकते थे। मतलब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था कि आपको कोई कंपटीशन है। ठीक है, वाणिज्यिक क्या होता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। तो ये था वाणिज्यिक। ये जो आपने वर्ड यहाँ पर देखा, इनका एक ही मोटो था, सस्ती चीज खरीदो, यूरोप में उसको महंगे में बेच दो, इससे हमको फायदा मिलेगा। और कंपटीशन तो था नहीं। ठीक है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। और आपको पता ही है कि इन लोगों ने कहाँ को ठिकाना बनाया था? पुर्तगाली गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्र मार्ग का पता लगाया था। तो यही प्रश्न पूछता है कि कब ये भारत जो है भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाए थे? तो वो लगाया था 1498 में। किसने? वास्को डिगामा ने। ये पुर्तगाल का एक खोजी यात्री है और ये प्रश्न पूछा हुआ है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए। ठीक है, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी बहुत ही जबरदस्त मांग रही है। यूरोपीय कंपनियों के ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किसकी ज्यादा मांग थी, तो एक लाइन भी मैं मिस नहीं कर सकती हूँ ना, पता नहीं कौन सी लाइन कहाँ पूछ दे भाई। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। ठीक है, देखिए क्योंकि इनकी ज्यादा मांग थी और आपको भी पता है जब मांग ज्यादा रहेगी तो कीमत भी बढ़ेगा ना। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच में एक तो कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ कि भारतीय बाजारों में भी इन ये जो वस्तुएं थी इनकी कीमत बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच जो है लड़ाइयां भी शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी करती या फिर माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। मतलब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया था कि ये एक दूसरे को डुबोने में मतलब खत्म करने पे जो है अड़ गए थे। और यह जो व्यापार है वो हथियारों की मदद से चल रहा था, बिना हथियार की नहीं। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित किया जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने, व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो आखिर में ये कैसे हुआ देखते हैं। तो देखते हैं कि आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में अपना व्यापार शुरू कैसे करती है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहली फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। प्रश्न पूछेगा कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है, ये प्रश्न पूछता है कि कहां पर शुरू हुआ है और कब। तो 1651 में हुगली नदी के किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला भी बना दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कालीकाता। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे ये फैलने लगे हैं। ठीक है, पहले तो ये खुद प्रेरित करते हैं कि भाई तुम लोग फैक्ट्री के आसपास आकर बसो।
हाँ, तो पहले ये खुद प्रेरित करते हैं कि तुम लोग फैक्ट्री के आसपास बसो, फिर किले भी बनाते हैं और मुगल जो अफसर हैं उनको रिश्वत देते हैं, फिर उनसे 3 गांव की जिम्मेदारी भी खरीद लेते हैं। तो इनमें से एक गांव था कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बन गया, अब इसे कोलकाता कहते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, जो मुगल सम्राट है ना औरंगजेब, उसको इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। सोचिए कितने जो है स्ट्रांग हो गए थे कि इन लोगों ने क्या किया, मुगल के अफसर को रिश्वत दी, गांव की जमींदारी खरीदी। एक जो था गांव था कालीकाता, बाद में कलकत्ता बन गया, उसको कोलकाता कहते हैं। तो कंपनी ने, आपको पता ही, अंतिम मुगल सम्राट था औरंगजेब, इसको इस बात के लिए भी मना लिया कि भाई देखो, हम कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दो। मतलब हमको व्यापार करना है बिना किसी शुल्क के। फरमान क्या होता है, एक शाही आदेश होता है, ठीक है। तो कंपनी से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी, ठीक है, कंपनी। उसके बाद उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी को जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। केवल कंपनी को मिला था ना कि ठीक है तुम नहीं शुल्क दोगे तो चलेगा, बट उनके अफसर भी ऐसे करने लगे, मतलब खुद का व्यापार चलाने लगे और उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं देंगे शुल्क। तो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ही कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब मुर्शिद कुली खान है वो विरोध क्यों ना करते हैं, जिसका विरोध किया है बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने, कि ऐसे कैसे चलेगा कि ना तो कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी के जो अफसर हैं वो भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर काफी लेंदी है, तो हम इसको मे भी 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये एक बार ये फोटो देखिए, मद्रास के जो जहाज है, ये देखिए, ये जहाजों के सामान लाती स्थानीय नौकाएं, ठीक है। और ये फोटो बनाया है विलियम सिम्पसन द्वारा, ये इतना सुंदर चित्र। अब यह फोटो में देख सकते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव स्टाइल मार के खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो, व्यापार से फिर ये युद्ध तक फैल गया। एक तो बंगाल के नवाब खुर्शीद कुली खान भी इसका विरोध करने लगे थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। आपको पता है ना क्यों बढ़ा था, क्योंकि ये लोग ना शुल्क नहीं देते थे, मतलब फ्री में जो है अपना व्यापार चला रहे थे। ना तो ये इनका कंपनी देती थी, ना ही इसके अफसर देते थे। तो ये टकराव बढ़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब हैं अपनी ताकत दिखाने लगे थे, वही मुर्शिद कुली खान। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, ठीक है। ये लोग बंगाल के नवाब थे। ये सभी बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। मतलब कि अगर तुमको व्यापार करना है तो तुमको हमको नजराना देना होगा। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया कंपनी के, ठीक है। कंपनी पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया और लगाते उन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। मतलब कंपनी पे बहुत सारे आरोप लगे और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है, क्योंकि वसूली नहीं आ रही है, टैक्स नहीं आ रहा है, ये अपने मन से जो है व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने बहुत सारे इन पे धोखाधड़ी के चार्जेस लगाए। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी जो कंपनी है उसने बोला कि हम टैक्स नहीं चुकाने वाले हैं और बेइज्जती अलग से किया है, ठीक है, नवाबों की, और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखिए, ये कठपुतली एक बार समझ लो, यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। ये समझ रहे हो ना, आप अपने इशारे पे नचाते हो कठपुतली। तो कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किले का फिर से निर्माण करना होगा। ये टकराव बहुत ही गंभीर होता गया। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। तो यहां से प्लासी का युद्ध अचानक से एक दिन में नहीं हो जाता है। जो लोग भी पूछते हैं कि प्लासी का युद्ध होने का रीजन क्या था, यही रीजन था कि कंपनी में और जो नवाब थे उनके बीच में टकराव होने लगे, क्योंकि कंपनी ने के ऊपर जो नवाब थे उन लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए। उसके बावजूद भी कंपनी ने बोला कि हम नहीं चुकाएंगे पैसा, और स्थानीय अधिकारी जो है उनकी बेतुकी मांग है, उसकी वजह से हमारी कंपनी का तहस नहस हो रहा है। हमारा व्यापार तभी आगे बढ़ेगा जब सरकार जो है वहाँ की वो फीस हटा ले।
ठीक है। और कंपनी को ये भी लगा कि भाई हमको अपना व्यापार बढ़ाना है तो आबादी भी तो बढ़ानी होगी, गांव खरीदेंगे, किले बनाएंगे तभी तो होगा। फिर ये दिनों कई दिन तक चलता रहा, ये मैटर काफी सीरियस हो गया और इसी की टकराव की जो है रिजल्ट है प्लासी का युद्ध। अब ये देखिए प्लासी का युद्ध काफी फेमस है ये क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के बारे में हमेशा स्टेटमेंट आता है। देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट प्लासी का युद्ध पढ़ा देती तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर में ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि एक दिन में तो कभी कुछ होता नहीं है। देखिए अभी हमने देखा कि सबसे पहले देखते हैं, यहां पर आपने देखा कि बंगाल के जो नवाब हैं, पहले थोड़ा सा रिकॉल करिएगा कि जो मुर्शिद कुली खान है ये इसका विरोध करने लगे थे कि राजस्व वसूली कम हो गई है, शुल्क नहीं चुका रहे हैं। और यहाँ पर फिर आपने देखा कि अलग अलग नवाब भी इसका विरोध किए। उसके बाद से ये फेमस होता है प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला, पहले मुर्शिद कुली खां बनते हैं, फिर अलीवर्दी खान बनते हैं, इनकी मृत्यु के बाद बनता है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बनता है, याद रखिएगा 1756 में। तो अब यहाँ पे सिराजुद्दौला बनता है। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से ना काफी भय था, ये काफी पावरफुल था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायत और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। ये रियल में भी होता है ना, कई बार जो लोग कठपुतली के जैसे होते हैं, जो बड़ी बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसा इंसान हो जो हमारी बात मान ले, जो ज़्यादा आनाकानी ना करे, ठीक है, वो कोई भी सेक्टर हो। तो सेम जो कंपनी है ना वो भी परेशान थे इसे सिराजुद्दौला से, क्योंकि ये कोई चीज़ जो है आसानी से करता नहीं था और काफ़ी जो है पावरफुल था, तो अंग्रेजों को इससे डर भी था। तो ये बस चाहते थे कि भाई देखो सिराजुद्दौला नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे कोई ऐसा कठपुतली नवाब लाओ जो हमारी बातें माने, हमको कोई भी फैसिलिटी देने में आनाकानी ना करे। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों, मतलब सिराजुद्दौला के दूसरे भी तो कॉम्पिटिटर थे नवाब, उसी में से किसी को नवाब बना दो, ठीक है, कंपनी को मतलब उसे बना दिया जाए, बट कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, क्योंकि वो उसका खुद का भाई राजनीतिक मामला है, तुम क्यों इसमें बीच में आ रहे हो। किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। उसने बोला कि देखो भाई ये सब चलेगा नहीं, किलेबंदी नहीं बनेगी, तुमको राजस्व चुकाना होगा। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ना तो कंपनी पीछे हट रही है ना नवाब। फिर यहाँ पर नवाब ने क्या किया, अपने 30,000 सिपाही के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोला। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार भी छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित, आपने देखा ना स्टार्टिंग में जहाँ पे वो लोग कंपनी बनाए थे, उस किले पे भी कब्जा कर लिया, ठीक, मतलब कब्जा करने के लिए उधर रुक किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब देखो इसने क्या किया, कितने जो ये नवाब है उसने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा किया। और जब ये न्यूज़ पहुंची मद्रास में जो कंपनी थी ना, तो उसके अफसर ने कहा भाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हमको अपनी सेनाओं को रवाना करना होगा, नहीं तो ये नवाब तो हमारा सब कुछ बंद कर देगा। और ये है रॉबर्ट क्लाइव, इसी की स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं। तो इसको कहा कि भाई तुम जाओ अपनी सेनाओं के साथ। अब एक बार ये फोटो देखिए, ये है महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैठक होती थी और एक सभा का चित्र आप देख सकते हैं। और ये देखिए सिराजुद्दौला है जो कि काफ़ी पावरफुल था और इससे कंपनी डरती थी। तो क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को भी भेज दिया गया उसकी सेनाओं के साथ। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, ठीक है। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, बट बहुत सौदेबाजी चल रही थी। फिर लास्ट में रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा, तो 1757 में क्या किया, प्लासी के ही मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना को लीडर करने लगा, मतलब लीडरशिप करने लगा। उसके बाद से नवाब जो सिराजुद्दौला है ना, इसकी हार का एक बहुत बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से ही एक सेनापति मीर जाफर, ये था एक नंबर का धोखेबाज। और ये प्रश्न पूछता है कि किसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है हार गया, तो वही है ये मीर जाफर, नहीं तो ये हारने वाले नहीं थे। तो ये नवाब सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा होता है ना कि कई बार हमारे जो आसपास के ही लोगों में से कोई दुश्मन होता है जो पीछे से वार करता है, उसी में से था ये मीर कासिम। उसके सेनापति में से ये सेनापति था मीर जाफर, इसी की वजह से हुआ। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। सोचिए
लड़ाई हो रही है, नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की मदद चाहिए, बट इसने क्या किया, पीछे हट गया। इसने कहा कि हम युद्ध में जाएंगे ही नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर वो मीर जाफर को नवाब बनाएंगे। सोचो कितना लालची था। मीर जाफर पहले तो इसके साथ था, फिर जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ा दिमाग लगाया, कहा कि यार ये धोखा दे सकता है इंसान, और ऐसे इंसान पहचान में आ ही जाते हैं, तो इसको चलो भड़काते हैं। इसने बोला कि देखो भाई, तुम पीछे हट जाओ, युद्ध में हिस्सा मत लो, हम तुमको बनाएंगे सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब, क्योंकि ये तो बनना ही चाहते थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिराजुद्दौला हार जाता है मीर जाफर की वजह से, क्योंकि वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेता है। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। याद रखिएगा, कंपनी जब भारत में एंटर करती है उसके बाद से उसकी ये पहली बड़ी जीत थी, प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा देता है रॉबर्ट क्लाइव, किसकी मदद से, मीर कासिम की मदद से। और ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी प्लासी की जंग, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब आपने देखा, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने पूरा स्टोरी के थ्रू देखा कि किस तरीके से पहले कंपनी आती है, राज करती है, किस तरीके से वो नवाब को हटाते हैं, और फिर सिराजुद्दौला के साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, ये आप जानते ही हैं, क्योंकि जो क्या नाम था इसका, इस धोखेबाज का, मीर जाफर, ठीक है, मीर कासिम तो नहीं बोल दिया ना मैंने, मीर जाफर था। हाँ, तो ये जो मीर जाफर है ये पीछे हट जाता है, और इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है और मीर जाफर नवाब बन जाता है। एक नंबर का जो है कठपुतली इंसान है, और कंपनी चाहती भी थी कि भाई कोई कठपुतली आ जाए। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि जैसे ही बनता है ना मीर जाफर, तो कंपनी जो है अभी भी, मतलब जो शासन है उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहती थी कि हमारे ऊपर आए, क्योंकि उसका मेन एम था, मेन गोल था, हमको अपने व्यापार को फैलाना है। और मान लो अगर कोई स्थानीय शासक है, उसकी मदद से बिना कोई लड़ाई लड़े ही अगर किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लिया जा सकता है, तो क्या जरूरत है लड़ाई करने की। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा था कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। उसको लगने लगा कि भाई यह रास्ता आसान नहीं है, कठपुतली नवाब भी तो हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलेगा। मीर जाफर, आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ेगा ना। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। तो सोचिए, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सिराजुद्दौला बनता है, फिर मीर जाफर भी जब विरोध करने लगता है तो बन जाता है मीर कासिम। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। अब ये होती है बक्सर की लड़ाई, ये डेट याद रखिएगा। जैसे कि प्लासी का युद्ध जो था यहाँ पर 1756, ठीक है, ये आपका बक्सर का युद्ध का जो डेट है वो पूछता है कब हुआ था, तो 1764 में। तो मीर कासिम भी जो है वो करने लगता है विरोध, फिर होती है बक्सर की लड़ाई 1764 में, उसको भी हराना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। किसको, मीर कासिम को। और मीर जाफर को तो दोबारा से नवाब बनाया गया। मीर जाफर को फिर से बोला गया कि अगर बनना है तो बन जाओ भाई, तुमने पहले भी बहुत परेशान किया है। फिर बन जाता है मीर जाफर। अब नवाब को ना हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। सोचिए, पहले कहाँ कंपनी चुका रही थी, उल्टा हो रहा है, नवाब को ही देना है 5 लाख। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। ठीक है, कठपुतली नवाबों के साथ साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। क्योंकि इसने क्या किया, इसको भी तो धोखे मिले ना। पहले जब मीर जाफर बनता है फिर वो भी विरोध करता है, मीर कासिम भी विरोध करता है, फिर दोबारा से मीर जाफर आता है, फिर वो विरोध करता है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी के इरादे भी बदल जाते हैं कि भाई बहुत ही परेशान किया ही नवाबों ने, काफ़ी खराब एक्सपीरियंस रहा है, चलो अब हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। ठीक है, तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कहा कि अब कंपनी ही बनेगी बंगाल प्रांत का दीवान। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंट्रोल मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत भी नहीं बची, क्योंकि उनके अंदर आ गया था ना बंगाल प्रांत।
अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले दफ्तर के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी, क्योंकि पूरा बंगाल प्रांत ही अब उसके अंडर में है। पहले तो उसको दिक्कत हो रही थी क्योंकि सोने चांदी के ही बदले उसको सारी चीजें मिलती थी, बट अब ये भी दिक्कत खत्म। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। आपने देखा कि कंपनी ने बोला कि अब हमें ही नवाब बनना होगा। तो नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका एक मतलब तो ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों है। इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था, ठीक है, क्योंकि ये लोग नवाब बन बैठे थे ना, कंपनी के अफसर। और आप देख सकते हो कि अभी हमने 7 पेजेस पढ़े हैं 25 मिनट में, काफ़ी लेंदी है। प्लासी के युद्ध में बंगाल के जो असली नवाब है ना, नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया, जो असली नवाब हैं, कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। बताइए, गिफ्ट भी जबरदस्ती लिया जा रहा है कि देखो भाई हमको गिफ्ट चाहिए, ठीक है, जमीन दो, बहुत सारा पैसा दो। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लिया था। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी, और जब वो यहाँ से 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत आप देख सकते हो भाई साहब, मतलब कितना उसने पैसा कमा लिया, ठीक है। जब आया था तो कुछ नहीं था, जाते जाते इतना पैसा लेके चला गया। दिलचस्प, ये पैसा पूछता नहीं है, बस समझने के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। वो तो खुद ही भ्रष्ट था, वो क्या कंट्रोल करेगा। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1764 में उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारी, लड़ाई के कारण वो बहुत जल्दी मर गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट को और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं, ब्रिटेन लौटकर अच्छे से जिंदगी जिए, ठीक है। धन दौलत लेकर वो वापस लौट गए और वहां पर अपना आलीशान जीवन जिए। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, मतलब अंग्रेजी में भी नवाब। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटक, कार्टून में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लाइव खुद को भी उसने आत्महत्या कर ली। एक भ्रष्टाचार था, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था, कंपनी का शासन भी फैलने लगा। तो आपने देखा, हमने बक्सर का युद्ध देखा, हमने प्लासी का युद्ध देखा। अब यहाँ पर देखना है 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्य पर कब्जे की प्रक्रिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती हैं। अब ये क्या किए, भारतीय राज्य को अपने कब्जे में लेने लगे। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया है। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिकरण करने से पहले जो राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक इसका इस्तेमाल किया है। ये नहीं कि चलो सीधे हमला कर दो, नहीं, ये काफ़ी चालाक थे। पॉलिटिक मतलब कि अगर देखा जाए तो राजनीतिक, आर्थिक, इन सब का यूज़ करते थे। आपने देखा बक्सर का युद्ध 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार किए। ये कंपनी के राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। ये जो रेजिडेंट थे, उनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, हाँ, किस पद पर उसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी अब कंपनी के ही अफसर तय करने लगे। मतलब इन लोगों ने ना धीरे धीरे इंटरफेयर करना स्टार्ट किया शासन में, कि भाई राजा ये बनेगा और किस तरीके से शासन करना, ये सब ये तय करने लगे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, ठीक है। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, ठीक है। सहायक संधि अभी हम देखेंगे आगे। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देता था। अगर भारतीय शासक पैसा नहीं दे पाएगा तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो है कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये आपने देखा कि ये लोग तुरंत नहीं कंट्रोल करते थे, धीरे धीरे इंटरफेयर किए, सहायक संधि लाए, और जो भी सहायक संधि के अंदर आएगा उसको कंपनी के अंडर में लिया जाएगा, कंपनी उसको सुरक्षा देगी, और उल्टा उनको अपने सेफ्टी के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे आपका इलाका कंपनी जब्त कर लेगी। तो इस तरीके से ये कंपनी शासन करने लगी।
ये फोटो आप देख सकते हैं, ये है रिचर्ड वेलेजली, गवर्नर जनरल है। वेलेजली का नाम तो आपने सुना होगा, कई बार पूछता भी है। वेलेजली गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब जो है वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो ये जो सहायक संधि था ना, इसने जो वेलेजली है गवर्नर जनरल, जो अवध के नवाब है ना, उनको भी मजबूर कर दिया अपना इलाका कंपनी को सौंपने के लिए, क्योंकि ये पैसा नहीं चुका पाए। ये हैं अपने बेटे, और जो वेलेजली है उसके साथ खड़ा हुआ नवाब है सुजादौला। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, अब ये रहा हमारा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आप फोटो में देख सकते हैं, और जहां से बहुत ही प्रश्न पूछता है। तो टीपू सुल्तान को करने के बाद मराठा से लड़ाई से हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज मुझे आपको यहाँ पे बतानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डिटेल में चीजें दी गई हैं। ये देखिए, देखिए हाँ, टीपू सुल्तान आपसे प्रश्न पूछता है कि शेरे मैसूर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं टीपू सुल्तान को। सबसे पहला प्रश्न, जब कंपनी को ना अपने राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझा जा सकता है। मतलब कि जब उसको लगा कि भाई हमारा राजनीतिक आर्थिक इस पर भी खतरा हो रहा है, तो चलो सैनिक टकराव, इसका भी हम रास्ता अपना लेते हैं। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र, हैदर अली का ही तो बेटा था टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो है ना काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो ये प्रश्न पूछता है कि कहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, तो वो मैसूर है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची इसका निर्यात रोक दिया। ठीक है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया कि भाई तुम लोग को भी उसके साथ काम नहीं करना है। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। मतलब फ्रांसी व्यापारियों से ना अपना दोस्ती अच्छा कर लिया और फिर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। उसके बाद से आप ये फोटो देख सकते हो, टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में, यहां पर देखिए, के रूप में कार्नवालिस है ये, यहाँ पे देखिए कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है टीपू सुल्तान के बेटे को। अब ये क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की आपको पता है ये फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया है, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को, यहाँ पर देख सकते हो, अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में काफी मजा आता था, तो ये जानबूझ के ऐसा बनाते थे कि देखो भाई हमारा विजय हो गया है। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान को भी जो है अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी थी, और सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो है आग बबूला हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से टीपू सुल्तान ने क्या फ्रांसीसियों की मदद से जो है अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है। तो जैसे इसने किया ना, तो सुल्तान के ये कदम से ना अंग्रेज आग बबूला हो गया। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है ना बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक लगता था कंपनी को। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को कंट्रोल करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, कब मिला है, तो जो आखिरी जंग थी ना वहां पे कंपनी को सफलता मिलती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकुमार पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो आखिरी जंग होती है श्रीरंगपट्टनम, जहां पर टीपू सुल्तान मारा जाता है, और यहाँ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। यहां पर वही स्टोरी है, ये देखिए टीपू का खिलौना शेर, ये एक तरीके से मशीनी खिलौने का तस्वीर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि शेरे मैसूर कब से कहे जाने लगे। तो आपको पता है कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों में बनती है। प्रचलित किस्मों से उनकी ताकत का खूब जो है यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और कटार उठा ली। इसीलिए इनको कहते हैं शेरे मैसूर। समझ में आ गया? तो शेरे मैसूर इनको क्यों कहते हैं।
तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ से हमें पढ़ना है मराठों से लड़ाई। तो ये नया टॉपिक है कि पानीपत की लड़ाई किस तरीके से होती है, सालाबाई संधि हो गया। फिर यहाँ आप देखेंगे सरोजता का दावा, ठीक है, रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा हो गया विलय नीति, ठीक है, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के उसमें विलय नीति होती है। तो ये जो है हम कल देखेंगे ये सारे टॉपिक्स। तो आधा हिस्सा कंप्लीट, आधा हिस्सा बाकी है। तो कल ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी ने क्या किया ना, नई एनसीईआरटी में चैप्टर्स को कम करके बहुत सारे टॉपिक्स को एक एक चैप्टर में मर्ज कर दिया है। तो 8 ही चैप्टर बचे हैं हिस्ट्री का, उसके बाद से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट है। तो ये है हमारी सिस्टी की क्लास। 5 बजे हमारा बीपीएससी का ना ज्योग्राफी चल रहा है। तो जितने लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी जरूर देखें। कल हमने सौरमंडल पढ़ा है, आज उसके बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है बीपीएससी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।